नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जो पेशावर में वाक़या हुआ है एक दहशतगर्दों के वो नापाक अज़ाइम जो फिर एक दफ़ा फ़ौज पाकिस्तान ने अपनी जानों का नजराना देते हुए उसे नाकाम किया। फ़ौज पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी ताकतों, बैरूनी दहशतगर्दों और अंदरूनी दहशतगर्दों, एटॉमिक टेररिज्म, हर चीज से टकराई हुई है, लड़ रही है। और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत, हमारे सियासी जमातों के लीडरान, क़ुव्वतें जिसे कहा जाता है, और पार्लियामेंट अपनी नाअहलियत का बगल बजा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि एक ऐसे मौके पे जब मुल्क इतने बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, उन्हें सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है। कोई कहता है, वजीर आजम साहब ऐलान करते हैं कि लोग मेरे वजीर आजम की पोस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को तब्दील करना चाहते हैं। खुद वजीर आजम ये स्टेटमेंट देते हैं। और अब ये पूछते हैं लोग कि क्या वाकई खतरा जो है वो वजीर आजम को है, मियां नवाज शरीफ को है, या इस करप्ट नाहल निजाम हुकूमत को है। दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन की बात सुनिए, वो कहते हैं कि जब तक जमहूरियत और पार्लियामेंट है, कोई माई का लाल नवाज शरीफ को निकाल नहीं सकता। अब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाकर यहाँ पे पूछे कि जनाब कहाँ है जमहूरियत और कहाँ है पार्लियामेंट की बालादस्ती। और तीसरी जो बात है वो ये है कि अदलिया खुद मानती है, अदलिया के अहम जजेस भी कहते हैं कि हुकूमत और इदारे अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। यमन के चेयरमैन सेनेट के भी ये स्टेटमेंट मौजूद है। और अवाम क्या चाहती है? अवाम इस मुल्क में सुकून चाहती है, इस मुल्क में तब्दीली चाहती है। और आज अवाम का जो सबसे बड़ा नारा है वो है एहतसाब का नारा है। और वो एहतसाब भी वो वहां से चाहती है जो ऊपर से शुरू हो। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं रऊफ क्लासरा साहब, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, इस्लामाबाद में हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शाहीन साहबाई साहब, सीनियर एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट, आप भी हमारे साथ हैं, आपका शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। रऊफ क्लासरा साहब, माइक आपके पास है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो जैसे आपने कहा कि बड़ा दिल आज दुखी है जो ट्रेजिडी हुई है यहाँ ये पेशावर के नज़दीक जो वाक़या हुआ है, उसमें मेरा ख्याल सारा मुल्क ही अफसरदा, हम भी हैं और जितने भी शहीद हुए उनकी फैमिलीज के लिए हमारे लिए एक दुआ भी है और हमें उनके ऊपर फ़ख्र भी है कि इतने बहादुर सपूत हैं हमारे यहाँ के जो अपनी जानों की कुर्बानी दे सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपने भी खबरों में सुना होगा, क्योंकि आज का आपको मौजूद भी करप्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं, मैं सुन रहा था जो कैप्टन अफसन यार के वालिद साहब का, मैं जो फयाज बुखारी साहब हैं उनका, मैं भी खबरों में उनका इंटरव्यू सुन रहा था। अगर आपने नोट किया हो तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने मेरे बेटे ने तो जो काम किया है सो किया है, जो असल चीज इस मुल्क में वो जो खत्म होनी चाहिए, जिसको खत्म किया जाए, वो करप्शन है। आप जरा अंदाजा करें कि जिस बाप का बेटा आज यहाँ शहीद हुआ है, बिल्कुल बच्चा सा जो है, छोटा सा बच्चा ही कहेंगे, आज उसका बाप जो है वो अपने बेटे की शहादत से ज्यादा उसको जो फिक्र है वो इस मुल्क में होने वाली करप्शन से है। और मैं तो खुद तो ये सुन के ये थोड़ी देर के लिए स्टंट होकर रह गया हूँ कि एक शहीद का बाप जो है वो एक पूरे मुल्क को, पूरी कौम को वो कह रहे जी मेरा काम आप एक तरफ रख लें, मेरे बेटे ने शहीद होना था, वो हुआ है, बहादुर आदमी था, बहादुर बच्चा था, वो तो लड़के वहां पे शहीद हुआ है। आप जरा बात करें जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं। ये मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया डॉक्टर साहब आपके लिए। हालांकि मेरे जहन में था कि शायद आज का दिन जो है एक बड़ा एक सोगवार वाला दिन है, शायद हमें कुछ आप शायद टॉपिक अपना बदलें या कोई और गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब मैंने उनकी बात सुनी है उन कैप्टन के, शहीद कैप्टन के वालिद की, कि उनके जहन में यही खड़ा हुआ कि इस मुल्क को मेरे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो तो कुर्बानियां दे रहे हैं जितनी वो दे सकते हैं, इससे ज्यादा कैपेसिटी क्या होती है किसी उसमें बाप में कि अपना बेटा कुर्बान करे। लेकिन जो मैसेज उन्होंने भेजा है आज, वो बड़ा इंतहाई, वो मेरा ख्याल डोमिनेट मैसेज है। हमारे मीडिया को इस तरह के मैसेजेस जो हैं उसको तो बार बार चलाने चाहिए कि कैसे एक शहीद का वालिद जो है वो अपने बेटे की मैयत पे खड़े होकर ये अल्फाज कह रहा है कि इस मुल्क की जो बड़ी थ्रेट है वो आपकी करप्शन है, ये इस मुल्क को खा रहे हैं। और इस मुल्क में अब बहुत सारे नाम है जिनको मैं
अब कोई ऐसा नाम रह नहीं गया कि जिसको अब ढूंढा जा सके और जिसके बारे में कह सकें कि ये बड़ा साफ सुथरा है, जिस पर ईमान लाया जा सके। आप इवन उंगलियों पे भी गिनने वाली अब बात खत्म हो गई है। और कल परसों हम देख रहे थे चीजें जो इंटरेस्टिंग हो रही हैं, और मेरा ख्याल है नैब का जो एक रोल हमारे सामने आ रहा है और जिस तरह का दबाव पड़ा है इवन नैब पे, तो नैब भी आप इसका कुछ भी कर लें, ये मैं आपको कोई नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम 15-20 सालों से हमने रिपोर्ट किया है। शाहीन साहब मेरे एडिटर रहे हैं द न्यूज में, उस वक्त हमने नैब को बड़ा आके हमने इसको कवर किया और बड़े करीब से देखे। बाद के सालों में नैब के साथ अपने कुछ इश्यूज हैं, जब तक नैब उन अपने इश्यूज को हल नहीं करेगा या प्रोसीड नहीं कर सकेगा। मसलन जब नैब के अपने 2 चेयरमैन, साबिक चेयरमैन हैं जो LPG के कोटे लिए हैं, जिन्होंने जो अपने अक्यूज को उन्होंने उठाया, गिरफ्तार किया उन्होंने जिना मुशर्रफ दौर में, गिरफ्तार करने के बाद उसको नैब ने अपनी कस्टडी में रखा, उसके साथ प्ली बारगेन की, और जिन लोगों ने प्ली बारगेन की उन्होंने अपने मुलजिम से कोटे लिए। सो नैब को पहले अपना घर ठीक करना होगा। जब तक उन लोगों का ट्रायल नहीं करेंगे जो उनके अपने यहां करप्शन कर रहे थे, वो चेयरमैन हूं, वो ब्रिगेडियर हूं, वो मेजर जनरल हूं, जो इनके वहां बैठे हुए थे, आपसे चीजें ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, नैब को अपने घर से काम को शुरू करना पड़ेगा और नैब में इतनी जरूरत नहीं है कि अपने घर को ये ठीक कर सके, इसलिए सियासतदान इसके हाथों ठीक नहीं होंगे। ठीक है, मैं आता हूं जनाब शाहीन से। भाई साहब, मैं आपसे एक बहुत रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुल्क के हालात को देखिए तो वजीर आजम को अपनी सीट का खतरा है और लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है जब तक पार्लियामेंट है और जमहूरियत है। तो मुझे ये बताइए सर, ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी पार्लियामेंट है? और अगर खुर्शीद साहब सुन रहे हैं तो मैं उनको दावत देता हूं अपने प्रोग्राम में कि इन पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के ऊपर आके बैठे, मैं उनके साथ 1-to-1 प्रोग्राम करूंगा। अगर वो मुझे साबित कर देते हैं कि वाकई उन्होंने जमहूरियत और पार्लियामेंट सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, तो यकीन मानिए मैं उनको सलूट करूंगा। मैं बुलाना चाहता हूं कि आए। तो मैं क्या कहेंगे शाहीन साहब भाई साहब इन बातों पे कि वजीर आजम को अपनी सीट का खतरा है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसे सपोर्ट कर रहा है और एक गलत बात कह रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि रऊफ साहब ने शुरू किया, मैं भी आज के वाक़े से शुरू करना चाहूंगा। बहुत सारी बातें, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये यानी इतना बड़ा सानहा हुआ है, ये इतना बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन मैं कुछ और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये जंग अभी जारी है। और जैसा कि आज आर्मी ने और उनके जो तर्जुमान है उन्होंने बाकायदा कहा कि ये अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिलते हैं और ये वहां से शुरू हुआ था ये अटैक, आज का भी और बहुत सारे पहले अटैक भी। तो अभी हमें ये तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे कि इस तरह के बहुत सारे अटैक होंगे और इस तरह की बहुत सारी कुर्बानियां अभी देनी होंगी। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये जंग अभी लड़नी है हमें और जारी रहेगी। और सब लोग कहते हैं कि जारी रहनी चाहिए और जारी रहेगी। साथ ही इसमें अब करप्शन का एलिमेंट भी आ गया है कि जी करप्ट लोग जो इस जंग में भी पैसे दे रहे हैं और अपना माल पानी भी बना रहे हैं और अपनी कुर्सियां बचाने की बात भी कर रहे हैं। उस पर मैं आता हूं कि ये जंग जारी दोनों साइड्स पे रहेगी। अब क्योंकि मेरा ख्याल स्टेज वो आ गया है कि अब ये आधा तीतर और आधा बटेर वाली जो पॉलिसी है, इसको मेरा ख्याल अब खत्म करने का टाइम आ गया है। अब ये सारे इदारों को आगे आके बिल्कुल ओपनली और सामने ये कहना पड़ेगा कि जी अब ये जंग हम पूरी तरह जिस तरह के ज़रबे अज़्म और टेररिस्ट के खिलाफ शुरू हो रही है, ये करप्ट लोगों के, चोरों के, डाकुओं के, इनके खिलाफ भी उसी तरह ओपनली ऊपर से शुरू होगी। और उसके बाद फिर एक्शन होना चाहिए और एक्शन हो भी रहे, लेकिन ये खुल के होना चाहिए। अब ये अब छुपा के और वो जिसे मैं तो पेशावर से मेरा ताल्लुक है, एक छोटी सी मिसाल में दे दूं। पेशावर में कहते हैं कोई जब किसी को शफ्तालू, पीच जो है ना, आलू को कहते हैं शफ्तालू, तो अगर कोई पीच कहना चाहे और खाना चाहे तो अगर वो कहे शफ तो वो समझ नहीं आती लोगों को, भाई तुम क्या कह रहे हो, पूरा शफ्तालू कहना पड़ता है तब उसे पीच मिलता है। तो ये आपके पेशा यानी हमारे इदारों को और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो ये जंग लड़ रहे हैं सारे मिलके, उनको अब ये छोड़ देना चाहिए कि जी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बाहर बैठा है, किसने कितना लूटा है। अब डायरेक्ट अटैक इन पे होना जरूरी है
और ये डायरेक्ट अटैक जब तक नहीं होगा ये जंग आप नहीं जीत सकते। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि लोग और पाकिस्तानी अवाम, और जैसे कि अभी रऊफ साहब ने कहा कि एक शहीद के वालिद आज के दिन वो कह रहे हैं कि जी शहादत तो ठीक है लेकिन करप्शन पे होना चाहिए अटैक, तो ये अब करना पड़ेगा और मेरा ख्याल है बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मैं आता हूं आरिफ भट्टी साहब, मुझे जरा से ये बताइए कि ये भी बात सामने है कि इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती जो है वो सियासी जमातों के बड़े रहनुमा करते हैं और वो इन्वॉल्व हैं और इवन की हुकूमतें इन्वॉल्व हैं इन दहशतगर्दी की फंडिंग में। तो सर ये कैसे रुकेगा अगर इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आपको याद होगा कि हर वक्त हर दूसरे तीसरे दिन, मैं किसी फौज का स्पोक्समैन तो नहीं हूं, हर दूसरे दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वारना जाते हैं, फ्रंट लाइन पे जाते हैं, जंग करते हैं, जाके दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, अभी जो रऊफ क्लासा साहब ने फरमाया था, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से ज्यादा करप्ट माफिया से खतरा है। दहशतगर्दी ने अगर इस मुल्क का 10% नुकसान किया है तो करप्ट माफिया ने 90% नुकसान किया। ये मैं आपको खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी बात, ये नया भी नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट, ये क्रॉस द बोर्ड नहीं कर सकता। क्या कहते हैं अभी आप फरमा रहे थे, पता नहीं किस नाम का, वो कहते हैं मुझे खतरा है। वो भाई आपको उनसे खतरा है जो शहादतें दे रहे हैं, जो अपनी जिंदगी दे रहे हैं, और हमारे घर बच्चे महफूज, हमारी माएं बहनें हैं। आप उस फौज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मिसाल सुनाता हूं, पिछले साल मेरे एक दोस्त ने किस्सा सुनाया, कहता मैं और मेरा दोस्त गाड़ी पे जा रहे थे तो आगे एक नाका लगा हुआ था पुलिस का। मेरा दोस्त ने पिछला दरवाजा खोला, गाड़ी से भाग गया। कहता अगले दिन वो मुझे मिला, मैंने कहा यार तू क्यों भाग गया था गाड़ी से? मैं तेरी वजह से पुलिस मुझसे पूछ गई। उसने कहा यार मेरे पास शराब थी और नाजायज पिस्टल था, मैं इसलिए भाग गया। तो ये वो हुक्मरान कहते हैं कि मेरे पीछे पड़ा, जिनको उनका अंदर का चोट रहता है कि उन्होंने जो खरबों डॉलर बनाए हैं, अगर नैब का शिकंजा बिल्कुल गैर जानिबदार होता हुआ, इंडिपेंडेंट होता हुआ उनकी गर्दन पर गया तो उस दवा की तरह उन्हें सब कुछ निकालना पड़ेगा जो पाकिस्तान से लूटा था। याद रख लें, ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं जिसको अल्लाह बादशाह कहता है, जिसको हदीस मुबारक है, अल राशि वल मुर्तशी। ओ भाई, तुम राशियों को डिफेंड कर रहे हो, हम दुनिया में नेकी क्यों करते हैं, अच्छाई क्यों करते हैं, बुराई से क्यों बचते हैं कि आखिर पे अजाब ना नाज़िल हो, जन्नत में जाए। तो उसको तो राशियों को तो अल्लाह मियां ने कह दिया जहन्नमी है, आपका फरमान है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है डॉक्टर साहब, और ये जो आपने अभी फरमाया कि खुर्शीद शाह साहब, वो तो वैसे ही शाह साहब है, आप एक प्रोग्राम करें और मुझ जैसे फकीर को भी किसी नुक्कर पे जमीन पे बिठा दे, मैं आइन ले आता हूं, मैं साबित करूंगा कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। और जमहूरियत का ऊपर शब्बे खून रोजाना सियासतदान खुद मारते हैं। इन्होंने जमहूरियत रखी हुई है, चंद खानदानों को हुकूमती वसाइल मिल जाए तो ये इसको हुकूमत कहते हैं। जो 98% अवाम है उनको उनके हकूक से महरूम करके इसको जमहूरियत कहते हैं, ना इंसाफी आम करके इसको जमहूरियत कहते हैं, हक तलफियां करके इसको जमहूरियत करते हैं, अपने पैसे अरबों रुपए ले जाना इसको जमहूरियत कहते हैं। 98% को लोगों के बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते, वो बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते, इंसाफ उन्हें नहीं मिल सकता, इसको जमहूरियत कहते हैं। खुदा का खौफ करो। यहाँ रोकूंगा भट्टी साहब, यहाँ रोकूंगा। और भट्टी साहब एक बात कहता है मेहमान, शायद मेरी इस बात ये गैर मकबूल स्टेटमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के दिलों में जो धड़कने हैं, शायद ये आवाज है कि मौजूदा सियासतदानों का पूरा गच्छा, जो टॉप सियासी जमातें हैं 5 साल पहले और अभी की बड़ी सियासी जमातें और जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, वो मुल्क में ना तो आइन की बालादस्ती कर पा रही हैं, ना इदारों की बालादस्ती कर पा रही हैं, ना जमहूरियत की बालादस्ती कर पा रही है, ना गुड गवर्नेंस की बालादस्ती कर पा रही है। ये सब मिलकर नाकाम है और इस नाकामी की बुनियाद पर ये दहशतगर्दी की जो जंग हो रही है, इसमें भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है और उसकी सरपरस्ती करती हैं। मैं नहीं कहता, डीजी रेंजर्स का स्टेटमेंट है जो मैं फिर कोट कर देता हूं जनरल बिलाल का, कि 230 अरब रुपए जो मैंने दिए हैं उनमें वो लोग अलकायदा के और दहशतगर्दों के नेटवर्क चला रहे हैं जिसकी सरपरस्ती
हुकूमत के लोग कर रहे हैं और ये हमें उस पे हाथ डालने नहीं देते। तो मेरा एक सवाल है जो मेरा नहीं है, जो इस मुल्क की आवाम का है, कि इस मुल्क में अब वो वक्त आना चाहिए कि ये करप्ट जो निज़ाम हुकूमत है और ये जो करप्ट हुकूमत है इसे जाना चाहिए और एक इंटरियम गवर्नमेंट आनी चाहिए। हो सकता है इस बात को बहुत से लोग नापसंद करें, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बाकिरदार बेहतरीन लोगों की, जैसे रऊफ क्लासरा हैं, जैसे भट्टी साहब हैं, इसी किस्म के बहुत लोग पाकिस्तान में हैं, इनकी एक इंटरिम गवर्नमेंट आए जिनका कोई इंटरेस्ट इन दहशतगर्दों से ना हो, जिनका कोई इंटरेस्ट इस मुल्क में क्राइम करने वालों से ना हो, और इनकी मौजूदगी में अगर फौज कार्रवाई करेगी तो फिर शायद दहशतगर्दी भी रुक सकेगी। वरना यकीन मानिए इन सियासतदानों की सरपरस्ती में फौज कितने ही काम करे, बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि नैब, FIA या दूसरे इदारों पे कितना प्रेशर इन सियासतदानों ने डाला हुआ है कि ये काम ना कर सके। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन जी। मैं आता हूं जनाब रऊफ साहब। अवाम एहतसाब ऊपर से चाहती है सर, बहुत टॉप से चाहती है। इस दफा 20 से पकड़कर और नीचे से पकड़कर बहुत गेम खेले गए। दूसरी तरफ ये है कि आप डेफिनेटली आप तो इस पे प्रोग्राम करते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, सुई सॉर्दर्न हो, नॉर्दर्न हो, एक की तो रेजिग्नेशंस मांग ली गई दबाव डाल के, दूसरे ने कहा है कि मैं बैग लेके तैयार हूं लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। तीसरी तरफ नंदीपुर के थोड़ा सा जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि उसके अंदर जो उनका MD है मोहम्मद महमूद, वो DG पार्क थे सर। DG पार्क जो कि खुशी मोहम्मद अल अजहरी जो ज़ियाउल हक साहब के जमाने में क़िरात करते थे, कैप्टन मोहम्मद महमूद DG पार्क लाहौर पंजाब के, उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। तो अब मेरी जो क्वेश्चन है सर ये है कि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, मैं उसको भी बता सकता हूं, और आप तो खैर इस पे बहुत प्रोग्राम करते हैं। लोग ऊपर से एहतसाब चाहते हैं सर, टॉप मोस्ट एहतसाब, और अक्रॉस द बोर्ड। डॉक्टर साहब, आज मैं आपको इस पे बात करते हैं अक्रॉस द बोर्ड और टॉप से। दो वाकयात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, अल्ताफ गौहर की ये बुक है जो उन्होंने लिखी है, इसके जनरल अयूब के 10 साल मिलिट्री रूल पे लिखी है। उसमें सिकंदर मिर्जा के बारे में वो बात लिखते हैं। बाकी सिकंदर मिर्जा की जो खूबियां खामियां थी उनको एक तरफ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। वाकया सुनाता हूं मैं। उन्होंने कहा कि जब उनको डिस्पोज किया गया और वो क्वेटा गए, जनरल अयूब खान साहब ने उनको यहाँ से उनकी छुट्टी कराई, तो सिकंदर मिर्जा ने 70,000 रुपए का कोई बिल बनता था जो उनके अगेंस्ट, उन्होंने वहां से चेक भेजा कि ये हुकूमत पाकिस्तान के उसमें अकाउंट में जमा करवा दें कि ये मैंने खर्चे किए थे जो मेरे जाती खर्चे बनते हैं, तो ये मैं उनका बिल भेज रहा हूं आपको। ये वाक्य सुना रहा हूं कि आपकी हमारी लीडरशिप जो कभी ईमानदार थी, पॉलिटिकली जो कुछ भी कर रहे थे वो एक अलग कहानी होगी, कम से कम थोड़ी सी डिग्निटी रखी जाती थी, कोई थोड़ा सा अपना पर्सनल ईगो, थोड़ी सी एस्टीम। उसकी कभी आप किताब पढ़ें, इसकी ये बड़ी दिलचस्प बुक है और बड़ी अहम किताब है, मेरा ख्याल पाकिस्तानियों को पढ़नी चाहिए। वो कुलदीप नैयर की किताब है सर, ये उसकी बियॉन्ड द लाइन्स। उन्होंने उसमें वाकया लिखा है कि नेहरू की जो सिस्टर हैं वो वहां मशरकी पंजाब में किसी जगह गई, रेस्ट हाउस में ठहरी, वहां के गवर्नर वजीर आला के सेक्रेटेरिएट की तरफ से बकायदा उनको बिल भेजा गया कि जनाब आपकी सिस्टर आई थी, ठहरी थी, ये बिल बनता है, जरा मेहरबानी फरमा के भेज दें। और नेहरू के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने किस्तें करवाई थी कि अच्छा जी मैं किस्तों में अदा कर देता हूं आपको, और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये मैं आपको बता रहा हूं करेक्टर क्या चीज होती है, हम क्या ले। आज एक आर्टिकल छपा है सर अनवर महमूद साहब का, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं पिछले अदवार में, उन्होंने मोहम्मद खान जुनैजो के हवाले से कुछ उन्होंने चीजें लिखी हैं, वो पढ़ने वाली हैं। अनवर महमूद साहब ने जो आज आर्टिकल द न्यूज में छपा है, ये शहीन साहब ने यकीनन वो मेरा ख्याल देखा होगा, एडिट किया होगा, इन्होंने ही उसको ये क्लियर किया होगा कि जुनैजो साहब के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने एक दफा ऑर्डर्स किए कि फलां जो FBI के ऑफिशियल्स हैं इनको आप डिसमिस करें। उस पर पता यह चला कि जो पीर पगाड़ा साहब उनके पीर भी थे, उन्होंने ऑर्डर्स पे एग्जीक्यूशन रुकवा ली, और जो FBI था उस वक्त का, उन्होंने उनके एग्जीक्यूशन उन्होंने ऑर्डर्स की नहीं की।
उनको मतलब सस्पेंशन के आर्डर जो थे नहीं जारी किए। जुनैजो साहब को पता चला, उन्होंने फौरी तौर पर बुलवा के सातों नोटिफिकेशन करवाए। उन्हें बताया गया कि पीर पगाड़ा साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जनाब होता रहे, वो जाने मैं जानूं, इन पे इल्जामात हैं करप्शन के, इनको करें। अपने 3 वजीरों को उन्होंने बैठ के डिसमिस किया, और वो बंदे थे जिनको जनरल जिया लेके आए थे। तो हैरानी होती है, कभी करैक्टर होता था। और आपने नवाज शरीफ साहब को सुना था, वो फरमाते हम तो अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। हजूर मेहरबानी करें, मैंने आपको 3-4 वाकयात बता रहे, सिकंदर मिर्जा का भी आपको मैंने बता दिया, नेहरू साहब का भी बता दिया है, जुनैजो का भी बता दिया है। आप जरा कोई एक बिल प्रोड्यूस कर दें जो आपने जेब से पैसे अदा किए हों, ये समझते हुए कि ये खर्चा जो है ये स्टेट का नहीं होना चाहिए, टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी जेब से जाना चाहिए। आपने तो पिछले साल 22 करोड़ की आपने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी ली है, वो भी आपने अपने पैसों से नहीं ली। इस साल आपने यहाँ पे 15 करोड़ रुपए की 10 आपने लैंड क्रूजर्स ली हैं अपने ये कॉन्वॉय के लिए, अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करने, वो भी अपनी जेब से नहीं ली। आपकी सिक्योरिटी, आपके खाने पीने, अभी एंटूराज गया है, अभी हमने उस दिन पे अपना प्रोग्राम भी किया है। 431 लोगों को लेके गए हैं ये बैरून मुल्क नवाज शरीफ साहब, 1 साल में 431 लोग इनके साथ गए हैं, और 50 दिन ये मुल्क से बह रहे हैं। उसमें करोड़ों रुपए का चलो खर्चा तो भूल जाएं, उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इनके नाम बताएं। वजारत खारजा उन 431 लोगों को नाम बताने को तैयार नहीं है। क्यों? तो उसमें फैमिली मेंबर्स हैं बहुत सारे, उसमें नाम एक्सपोज होते हैं कि आपके साथ आपके बिजनेस ट्रिप जो हैं कौन कौन लोग आपके साथ जाते हैं। तो ये कहते हैं हम जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। कोई एक तो रसीद आप हमें दिखा दें, पिछले दिनों में जब से आप वजीर आजम बने, या पिछले भी दिखा दें, आपने कोई बिल पेमेंट की हो ये कह के कि जनाब ये मेरा जाती खर्चा था तो स्टेट के पैसे में। रायवंड में जितने भी मुलाजमीन हैं सर, आपकी नॉलेज में होगा, रायवंड के अंदर जितने मुलाजमीन हैं जो इनके पर्सनल काम करते हैं सर, और जो सिक्योरिटी भी इनकी करते हैं, वो करोड़ों का मतलब अरबों में जाता है वो पैसा। तो वो रायवंड के सारे मुलाजिमीन तो पंजाब गवर्नमेंट के हैं सर। नहीं बिल्कुल ऐसे है, और बहुत सारे, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एक तो बेचारे उनकी वफात भी हो गई है, कि जो पर्सनल इनके फोटोग्राफर थे इनके, उनको भी तनख्वाहें पंजाब हुकूमत दे रही है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। सर एहतसाब ऊपर से कोई तवज्जो दें ताकि मैं आगे चलूं, एहतसाब टॉप से मांग सर कम अज कम मेरा ये ख्याल, और शहीन साहब और भट्टी साहब बैठे हैं बड़े मोहतरम है, ये इस बात से एग्री करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो नैब जो 1 साल एक रेफरेंस लाता है डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ, जिसमें वो साबित करते हैं कि डॉक्टर आसिम ने फलां करप्शन किए, इकबाल जैद अहमद ने किए, पूरी रीजनिंग इतनी मोटी रिपोर्ट है। 1 साल बाद नैब उसी रिपोर्ट को चेंज करके डॉक्टर आसिम को और इकबाल जैद अहमद को क्लीन चिट दे देता है। उस नैब से आप तवक्को कर सकते हैं, उसी टीम से, उसी लोगों से, कि वो बैठ के आपका साफ करके देंगे, वो भी नवाज शरीफ का करके देंगे, जरदारी का कर देंगे। आई हैव सीरियस डाउट्स, ये नहीं कर सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है सर। बड़ा लगे रहे, कोशिशें हैं, उम्मीद रखनी चाहिए। मैं बात करता हूँ शाहीन साहब, भाई साहब, पीर साहब पगारा की भी बात हुई थी, उनके लिहाज से मुझे मरहूम का एक जुमला याद आ रहा है कि आने वाले वक्त में इस मुल्क में झाड़ू फिरेगा और जो बच जाएगा वो सियासत करेगा। तो क्या आप समझते हैं वो वक्त आ गया है सर? तो वक्त तो बहुत करीब आ गया है, और नजर भी आ रहा है कि अब आ गया, और इसीलिए ये इतना जो शोर मच रहा है, ये चोर मचाए शोर वाली जो बात है कि क्यों इन लोगों ये इतना शोर मचा रहे हैं, सबको नानी याद आ रही है। हालांकि अभी यानी ये एक्चुअल इनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है और वो कुछ चीजें बता रहे हैं। अभी राहुल साहब ने जुनैजो साहब का एक किस्सा सुनाया, एक छोटा सा मैं भी आपको सुना दूं, वो भी मेरा ख्याल है शायद रेलेवेंट है। मैं रिपोर्टिंग करता था कराची में, बिजनेस डॉन के लिए रिपोर्टिंग करता था, और मैंने 80s की बात है, ये 86-87 जब वज़ीर आज़म थे जुनैजो साहब, तो मैंने 1-2 स्टोरीज करी कोटा, टेक्सटाइल कोटा में सैंडल्स की। उन्होंने उन स्टोरीज पे अपने कॉमर्स मिनिस्टर को सैक कर दिया। यानी ये बिल्कुल 100% बात है जी, शायद रहूल साहब ने भी कहा था कि 3 वजीरों को उन्होंने सैक किया था। उसमें सबसे पहले जो सैक हुए थे उनके अपने कॉमर्स मिनिस्टर थे, और वो स्कैंडल की स्टोरीज में हुए थे। तो उनमें एक, हालांकि जुनैजो साहब का इमेज जो है वो ये है कि बहुत ही कुछ पॉलिटिशियन नहीं थे, ऐसे उठा के उनको बिठा दिया गया था, लेकिन उन्होंने जो अपना एक लेगेसी छोड़ी है वो बहुत जबरदस्त है। और हमारे ये जो मियां साहब हैं या जरदारी साहब हैं, ये इन लोग उनके कहीं करीब नहीं पहुंचते। राउत साहब ने मियां साहब के बारे में बताया, एक
एक छोटी सी मिसाल मैं भी दे दूं कि मियां साहब तो पहली अपनी विजिट जो थी इंडिया चले गए और साथ ये नहीं कि अपने पैसों से ले जाते या अपना कोई काम ना करते, सरकारी विजिट होता, वो अपने बेटे को भी ले गए और जाके उनको स्टील मिल के वहां पे चेयरमैन से मिलवाया और तस्वीरें खिंचवाई कि जी अब हम आपके साथ मिलकर इस चीज का बिजनेस करेंगे, और बेटे भी उनके मौजूद है वहां पे। तो ये तो अपने प्राइवेट काम के लिए ये सरकारी उसको यूज करते हैं बिजनेस के लिए, और इसीलिए इतने बड़े बड़े अरबों खरबों के इनकी जायदादें और प्लाजे, और दुबई में आप देख लें, किसाकदार साहब के देख लें, लंदन में देख लें, ये कहाँ से बने? कोई एक आज तक इन्होंने कोई जवाब देगा। तीसरी बात जो छोटी सी कह के आप नैब की बात जो आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि ये नैब का इस वक्त सेटअप है, ये बिल्कुल टोटली कंप्रोमाइज सेटअप है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको टोटली हटाना पड़ेगा, फौरी तौर पे हटाना पड़ेगा। मैं अभी ब्रेक में मैं कुछ थोड़ा सा ट्विटर वगैरह पे देख रहा था, वहां पे बाकायदा खबरें चल रही हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जी नैब के चेयरमैन साहब भी अरेस्ट होने वाले हैं, और उन्होंने भी एक प्ली बार्गेन की अपनी ऑफर कर दी है कि मैं आपको 100 सियासतदानों की लिस्ट दे देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप मुझे छोड़ दें। लेकिन ये नहीं चलेगा, अब इनको एक न्यूट्रल, एक बाकायदा स्ट्रॉन्ग सेटअप लाना पड़ेगा, और वो आके फिर अक्रॉस द बोर्ड करे, तब ये होगा। तो फिर इन सियासतदानों की छतरी के नीचे तो नहीं हो सकता, फिर वो मुतालबा एक इंटरिम गवर्नमेंट का कि कोई भी करे सर। ये बहुत सारे काम जो है इस वक्त ऐसे हो रहे हैं कि जो इन्हीं के छतरी के नीचे ही हो रहे हैं। ज़रबे हल भी इन्हीं की छतरी के नीचे शुरू हुआ था, हालांकि इनकी कोई बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि शुरू हो। ये कराची ऑपरेशन की छतरी के नीचे शुरू हुआ। क्या कहते हैं ये भी इन्हीं की छतरी के, ये सारे काम इसी तरह होते हैं, और ये भी इसी तरह होना चाहिए, चाहे आप छतरी हटाएं या ना हटाएं, ये काम होना जरूरी है। भट्टी साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपकी सादगी पे कुर्बान जाऊं। आप चोरों को चौकीदार बनाते हैं और फिर कहते हैं घरों की हिफाजत हो। जब चोर चौकीदार बन जाता है तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है, क्योंकि मुहाफिज ही लुटेरा बन जाता है, डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है। अभी जैसे राउत साहब ने फरमाया जुनेजो साहब ने किया, तो जुनेजो साहब के साथ आपको पता क्या हुआ था जब बाहर से आए थे? दूसरा, यार ये हुकूमत बेचारी क्या कर रही है, चंद खरबों डॉलर ही बना रही है ना। ये कह रहे सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे। रायविंड में जो शहनशाह का घर है उधर उनके घोड़ों के लिए अस्पताल बना, वो सरकारी पैसों से बना, क्या फर्क पड़ता है यार? उनके पास पैसे ज्यादा बैरून मुमालिक से इधर खर्च करने के लिए नहीं थे। आप हम लोगों को क्यों बरोड़ चढ़ते हैं? 2009 में जाती उमरा में खाना हुआ मुस्लिम लीग नून का, और वजीर आला पंजाब खादमे आला साहब थे, तो 90 शहरा से ना सरकारी गाड़ियों में सरकारी खाना गया, तो क्या फर्क पड़ता है यार? सदर में भी हुआ है सर। सबसे ज्यादा पसंद है किसी भूखे को रोटी खिलाना। तो देखिए नंदीपुर में अगर उन्होंने थोड़ा से 2-4 खरब रुपए करप्शन करा लिया है, तो उन्होंने आपकी इस आवाम को 95% भूख से भी तो कर दिया ना, पांव से भी तो नंगा कर दिया ना, पेट से भूखा कर दिया, तन से नंगा कर दिया। तो आप हमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर ये करप्शन करते हैं तो ठीक है, 98% लोग तो नहीं ना कर रहे, ये 2-4% कर रहे हैं, तो इन्हें करने दें। ये खुद ही बहरहाल ये नैब इंक्वायरी नहीं कर सकती, ये FIA खुद इंक्वायरियों के काबिल। अगर इन FIA के चंद अफसरान को मैं जानता हूं पकड़ लो तो अरबों रुपया इनसे बरामद हो जाए। इस नैब के जो चेयरमैन है, इन्होंने अपने बेटे के 2 वलीमे किए और माशाल्लाह अच्छी खासी सर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर स्टेटमेंट दिया सर। अभी सिंध में आगे क्या बढ़ते हैं इन्होंने? सर ये बढ़ते हैं आगे तो फिर चीखते हैं कि ये नैब को रोको, ये FIA को रोको। ये चीखते नहीं है सिंध गवर्नमेंट के लोग सर, ये FIA को रोको, ये नैब को रोको, ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। चंद रोज कबल एपेक्स कमेटी, डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट लूंगा, चंद रोज कबल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, चारों सूबों के वज़ीर आला थे, उन्होंने फरमाया कि मैं क्या करूं यार, मैं जिस दहशतगर्दी में जिसको पकड़ता हूं उसके पीछे करप्शन का माल निकलता है। अब बताएं, करप्शन के को काबू के पाए के बगैर दहशतगर्दी काबू नहीं हो सकती। असर इस मुल्क का जहर करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। जहन्नमी आदमी कभी बेहतरी नहीं ला सकता, तबाही लाएगा। और ये इस मुल्क में आप अपने हुक्मरानों को एक बात कहेंगे, टीवी पे आगे बता दें उनके कितने पैसे और कहां पड़े हैं। ठीक है, उन्होंने कैसे बेटी साहब की गुलामी। फिर बेटी साहब एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, नाज़रीन फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे पास 2 मिनट हैं इन लोगों के लिए। सबसे पहले क्लासा साहब, यहाँ पर एक बात मैं भी शेयर करता जाऊं। एक बहुत अहम सियासी जमात के एक बहुत अहम रुकन, बड़े ओहदे, जो सेनेटर भी रहे, MNA भी रहे, बड़ी पोस्ट पे रहे, उनका स्टेटमेंट है, मैं कोट करना चाहता हूं आज दुनिया के सामने। उन्होंने कहा कि अब मुझे गैरत आ गई है और मुझे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन मैं इस मौके पर बताना चाहता हूं कि मेरे लीडर के पास इतना पैसा है कि उनको भी नहीं पता है कि कितना पैसा है। और वो कहते हैं कि मेरे लीडर का जो बिजनेस है वो कतर के शहनशाह के साथ है, सऊदी अरब के शहनशाह के साथ उनका बिजनेस है, और हरीरी के साथ भी उनका बिजनेस है। तो उनके पास कितना पैसा है उन्हें नहीं पता। दूसरा, अभी मेरे पास एक टेक्स्ट आया, मैं आपके पास रऊफ क्लासरा भेजना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि लाड़काना VC शहीद बेनजीर जो है मेडिकल